आम चुनाव 2019 का ये वक्त है और हमारे साथ है नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जो कि विदर्भ निर्माण महामंच के एक साझा उम्मीदवार भी हैं, एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर। सुरेश माने सर से अलहदा इन सब सेगमेंट से अलग बहुत सी बातें होती रही है, लेकिन इस वक्त बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहली बार वो ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और नागपुर से उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो एक उम्मीदवार के रूप में एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर से ये बातचीत करते हैं। सर, कार्यक्रम में स्वागत। क्यों लगा नागपुर से लड़ा जाए? एक तो नागपुर का चुनना इसलिए ज़रूरी था कि हम लोगों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि पार्टी बन के सिर्फ 3 साल हो गए जी, फिर भी पार्टी की स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहिए। और ये टेस्टिंग के लिए हमने 2 क्राइटेरिया तय किए थे। एक, जहाँ बीजेपी के सबसे बड़े लीडर होंगे वहाँ मुझे चुनाव लड़ना है। दूसरा, कांग्रेस के बड़े लीडर जहाँ होंगे वहाँ पार्टी के अन्य लीडरों को चुनाव लड़ना है। और 3 साल में हमने महाराष्ट्र में कितनी ज़मीन बनाई है इसको टेस्ट भी करना है। लोग उसका वोट के माध्यम से जवाब देते हैं। तो सिर्फ सभा सम्मेलन करना एक अलग बात है और वोट की राजनीति करना एक दूसरी बात है। तो वोट की राजनीति में अभी तक हमने लोकल बॉडी में कुछ चुनाव लड़े, जीते, बड़े पार्टियों को हरा कर जीते। कांग्रेस बीजेपी को कई जगह टक्कर दी है। ऐसे हालत में ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा विधानसभा बड़ा चुनाव है। जी जी। और ऐसे चुनाव में जब बहुत सारी अम्बेडकराइट राजनीतिक पार्टियां कई सालों के बाद अपने पैर जमा नहीं पाई है, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कई पार्टियों को 10-10, 12-12, 15-15 साल में, लेकिन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कहीं भी नजर नहीं आते। और इसीलिए हमने सोचा कि जब पार्टी का टारगेट 10-15 साल का एक एजेंडा है, तो पहले लोकसभा चुनाव में ही पार्टी के स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नागपुर से मुझे चुनाव लड़ने के लिए यही बातें लेकिन बीजेपी के खिलाफ आपने लड़ना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? ये इसलिए किया, उसका एक मतलब किसी बड़े लीडर को देखना चाहिए और फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुनना चाहिए। ये तकनीक मैंने कांशीराम साहब से सीखी है। अच्छा, मतलब वो जो बीएसपी का जो अनुभव रहा है, जो तौर तरीका था, हाँ, वो मैं अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल में फॉलो करता हूँ जी। दूसरी बात ये है कि आजकल के तमाम सारे अपने नेताओं में किसी बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने का जज्बा नहीं है। कोई भी नेता हो, एक तो कॉप्ट होना पसंद करते हैं या किसी के कैंपेन ब्रिगेड का हिस्सा होते हैं। अच्छा, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव लड़कर फुले शव अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी ताल ठोक कर रखना, ये पिछले 20 साल से लगभग गायब हो गया है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना उस कल्चर को फिर से रिवाइव किया जाए। कांशीराम जी के बाद ऐसे ऐलान करने वाले और ललकारने वाले नेता कहाँ? महाराष्ट्र में भी नहीं, बाहर भी नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपने मैनिफेस्टो अपना लेकर आए हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का। एक तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने पहले ही देखा तो जहाँ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इन सब के साथ साथ आप आर्थिक लोकतंत्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या ये खाका बना रहे हैं आप? एक तो बाबा साहब के आंदोलन को हम सामाजिक मुक्ति और आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन कहते हैं जी। इसको कांशीराम साहब ने बिल्कुल क्लियर कर डिफाइन किया कि सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक मुक्ति आंदोलन। अब हम 2019 में हैं। सामाजिक आंदोलन चलाना जरूरी है ही, उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन टुडे आज का जो राजनीति है वो सामाजिक इश्यूज को लेकर कम प्रभावित होती है।
आर्थिक इश्यूज को लेकर ज़्यादा प्रभावित होती है। इसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स दैट डिक्टेट्स द टुडेज पॉलिटिक्स। और इसीलिए दुनिया में भी आप कई देशों में देखे हैं कि कई देशों के अर्थकारण राजनीति से जुड़े रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में भी मोदी का सत्ता में बने रहना, ये दुनिया के मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनियां, बिग कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके हित की बात है। इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में हो सकता है ईवीएम मशीन में मोदी हार जाए, लेकिन मोदी नहीं हारना चाहिए। इसलिए जो बड़े बड़े धन्नाशेठ हैं वो तो पूरी आर्थिक ताकत उनके पीछे लगाते नहीं, लेकिन अभी जैसे इस समय हम लोग जो देखते हैं कि जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा और एफडीआई के द्वारा भारत में भी एक बड़ा निवेश कर चुका है, और ऐसी पूरी स्थिति में आप जिसको आर्थिक लोकतंत्र कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि जी पहले सोशल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता था, जैसे कास्ट है, कास्ट मैकेनिज्म है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। अब इसके कई उदाहरण हैं, जैसे ये गडकरी जी यहाँ से बड़े बड़े वादे करते हैं विकास के, उनका एक ही मंत्रालय नहीं है, वो खाली एक ही मंत्रालय की बात करते हैं, वो रोड का। देश के सारे हार्बर, पोर्ट बड़े बड़े, उसके सारी ज़मीनें वो बिकवा रहे हैं, उसकी बातें नहीं होती। गंगा नदी प्रकल्प साफ करने के लिए करोड़ों रुपए पानी जैसे बहा गए, उसके बात नहीं होती। लेकिन रोड फ्लाईओवर ही क्यों? क्या यही विकास का पैमाना है? आपको क्या लगता है? इसके पीछे कई कुछ धन्ना शेटों की बंद पड़ी हुई सीमेंट फैक्ट्रियाँ फिर से जीवित करना, उनको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं लाना। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी पॉलिसी 1 नेशन 1 टैक्स है, तो भाई पेट्रोल और डीजल आना चाहिए ना उसमें, क्यों नहीं आना चाहिए? जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पूरा करप्शन खत्म करके रहूँगा और कंपनी लॉ एक्ट में बदलाव किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जाता है, और जो भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन देता है उसके नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो बीजेपी के खजाने में 1034 करोड़ रुपए पिछले साल में आए, और राफेल का किकबैक उसी माध्यम से है उसमें, क्योंकि नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक इशू इसलिए है कि पिछले 5 साल में नहीं, तो लेकिन इस पर आप उपचार कैसे ढूंढते हैं? उपचार तो है, लेकिन पहले समस्या को तो समझे, उसका रूप क्या है, ढंग क्या है जी, और परिणाम क्या है। परिणाम क्या है? देखो, 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है। भारतीय संविधान कहता है सबके पास बराबर होनी चाहिए। क्या ये हालिया समय में हुआ या फिर ये ना 2018 का रिपोर्ट है? नहीं, 2018 का तो ये रिपोर्ट है, लेकिन हम लोग क्या इसे वर्तमान मौजूदा सरकार के कार्यकाल को देख सकते हैं, या फिर ये प्रैक्टिसिंग हमारी 1950 के बाद चलती आ रही है? 1950 में ये प्रतिशत 28% था, फिर वो बढ़ता 38 हो गया, 2016-17 में ये 58% था, और 18 में ये 73% हो गया। इसका कोई खास दूसरी वजह भी समझते हैं? वजह यही है कि नए आर्थिक विकास का जो पैमाना है, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितनी आई, तो इस कारण एक ऊपर वाला जो टॉप वाला क्लास है उसको बेनिफिट हुआ है, और इसलिए नेशनल वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा हुआ है। जो 99% लोग हैं उनके जीवन में कोई सुधार नहीं है, लेकिन जो टॉप 1 to 10% जो लोग हैं उनके पास एक्यूमुलेशन हुआ, संपत्ति से एकत्रीकरण। और भारतीय संविधान आर्थिक समता की भी बात करता है, प्रियम्बल में है ना। तो अब सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक विषमता का बड़ा चैलेंज है भारत के सामने।
इसलिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा प्रोग्राम होना चाहिए, नेशनल रिसोर्सेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मंदिरों की कितनी भी क्या ये घोषणा पत्र सारी इसकी उसकी गारंटी देता है? सारी उसकी बात है। मंदिरों में कितना पैसा है, अब जो करबो का है, सीलिंग लगा उसके ऊपर, बाकी डाइवर्ट करो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात है सर कि पूरे देश में इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसमें एक बात बड़ी चर्चा में है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप कैसा मानते हैं? क्योंकि आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। लोकतंत्र जब बाबा साहब ने दिया भी 1950 में संविधान के माध्यम से, तब दुनिया ने ये कहा था कि ये बेसिकली अनडेमोक्रेटिक लैंड है और अनडेमोक्रेटिक लैंड में डेमोक्रेसी का सर्वाइव होना बहुत बड़ा मुश्किल है। कई संविधानकर्ता ऐसे मेंबर थे, लोग थे, उन्होंने शंकाएं व्यक्त की थी ये नहीं चलेगा, इसके बावजूद चला है। 2019 में पहुंचे हैं। अमेरिका की टोटल जनसंख्या जितनी है उससे ज़्यादा वोटर भारत में है, उससे भारत में वोटर है। हाँ, प्रजातंत्र में बहुत सारी कमियां हैं क्योंकि 50 साल में कोई भी प्रजातंत्र मैच्योर नहीं हो सकता और अपने को तो 65 साल हो गए। अमेरिका इंग्लैंड की तुलना करते हो तो 300 400 साल का इतिहास है। भारत की अभी तक क्वार्टर सेंचुरी नहीं हुई, 75 ईयर्स नहीं हुई है। तो ये इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। खतरा तो 1950 में भी था, आज भी है, और खतरे बीच में अप्स एंड डाउन्स होते गए हैं। एक और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मोदी जी उसके सरकार का खतरा, वो तो इससे बड़े भी खतरे आके गए हैं। इंदिरा गांधी का 75 में क्या खतरा कमज़ोर था। अच्छा, लेकिन एक बात है सर कि क्या जैसे हम भारत की जो सामाजिक संरचना देखते हैं, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी है, इसमें बहुत सारा अप एंड डाउन भी है लोगों के रिश्तों में भी। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत में ये जो जितना माइनॉरिटीज़ है, चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो, फिर चाहे कास्ट माइनॉरिटीज़ हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, ये लोग कभी सत्ता का हिस्सा बन पाएंगे, जिसे हम मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कहते हैं? देखो, इसकी थियरी रखना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल अप्रोच लगाकर समझना दूसरी बात है। आप क्या समझते हैं कि अब भारत में इस तरह के किसी रिफॉर्म की ज़रूरत है जो इलेक्टोरल प्रोसेस में होना चाहिए? काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे इवन ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, महाराष्ट्र में 59 है, इंडिया में पार्लियामेंट में 131 है। अब उसके नुमाइंदे चुनने के तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अपर कास्ट के लोग सिलेक्ट करते हैं, नाम है रिजर्व लेकिन सिलेक्शन होता है थ्रू जनरल। वो एक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। स्टेट फंडिंग कर देना, अगर आपको मनी माफिया रोकना है तो स्टेट फंडिंग कर दे। स्टेट फंडिंग से इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा, बराबरी का रेस होगी, तब ये वंचित समाज के लोग आ पाएंगे। और ब्लैक मनी, इसलिए तो बीआरएसपी अकेली पार्टी है जिसने बड़े बड़े नोटों के ऊपर बैन करने के लिए मुंबई में 27 जुलाई 2016 को मोर्चा निकाला था, नोटबंदी के पहले। क्योंकि ये गौर गरीब बहुजन समाज की राजनीति तब तक सफल नहीं होगी जब तक अमीरों के खजाने ये बैन नहीं हो जाते। और ये बैन कैसे करवाना है? तो कानूनी रूप से, मतलब जिसको हम भारत में सोशलिज्म जिसको कहते हैं, इसको सोशलिज्म नहीं कह सकते हम। सोशलिज्म एक अलग मामला हो जाएगा। ये आपको अगर चुनाव प्रणाली अगर बराबर की बनाना है तो सारे कैंडिडेट के ऊपर अभी बराबर लाना चाहिए। अभी देखो, आप उस तरफ एक कदम बढ़े हो। पहले वोटिंग मशीन पे ऊपर सिर्फ कैंडिडेट का सिंबल आता था, अब फोटो आता है। धीरे धीरे सिंबल का वैल्यू कम होगा। तो मेरा भी बीआरएसपी का भी सजेशन है, सिंबल रखने की ज़रूरत क्या है? क्या सिंबल की जरूरत है? जो कैंडिडेट है उसका ही फोटो आने दो, बात खत्म। इतना बड़ा टीडीएस प्रोसीजर रखने की ज़रूरत क्या है? और सिंबल आपका 25 साल से है और मैं आपके खिलाफ हूँ तो मेरा कल से है, तो मुकाबला तो बराबरी का नहीं ना, आपको एडवांटेज मिलता है। इतना बड़ा टीडीएस प्रोसीजर रखने की ज़रूरत क्या है? और सिंबल आपका 25 साल से है
और मैं आपके खिलाफ हूँ तो मेरा कल से है, तो मुकाबला तो बराबरी का नहीं ना, आपको एडवांटेज मिलता है। तो जब चुनाव प्रणाली आप बराबर की बनाओगे, मीडिया भी देखो, यहाँ नागपुर में देखो कितने इश्तेहार किसके आ रहे हैं। वो जो 70 लाख की मर्यादा है कई लोगों की क्रॉस हो चुकी है। अगर हर कोई इसके पीछे पड़े ना तो हर एक उम्मीदवार के ऊपर केस डाली जा सकती है। चुनाव आयोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जो बीजेपी का प्रचार मैं देख रहा हूँ, इवन छोटे लोगों की एडवर्टाइजमेंट जब देखता हूँ तो उनका इनकम सालाना उतना नहीं है, उस इनकम से मुकाबले में एडवर्टाइज का खर्चा 10 गुना है। तो पैसे कहाँ से आए भाई, कौन दे रहा है आपको? तो ये इस तरह की कई बातें हैं जिनको बदलने की और सुधारने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत। अब क्या लग रहा है कि ये जो ईवीएम और वीवीपैट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, शायद आज उसका डिसीजन भी होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वीवीपैट और ईवीएम इस पर बीआरएसपी कैसे भूमिका बनाती है? एक तो भूमिका नहीं, मैंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म का एक डिटेल प्रपोजल चुनाव आयोग को ऑलरेडी सबमिट किया है। अच्छा। उसमें मैंने साफ रूप से लिखा है कि ईवीएम अभी भी संशय के दायरे में होती है, और कोई भी चुनाव संशय के दायरे में है तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लोगों का भरोसा कम होता है, लोग कहीं और रास्ते से फिर निकल जाते हैं, और वो प्रजातंत्र के लिए खतरा है। ये बाबा साहब ने भी। चलिए विदर्भ पर चले आते हैं। विदर्भ निर्माण महामंच जो है, इस महामंच ने भी आपको अपना एक साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। विदर्भ निर्माण महामंच क्या भूमिका के साथ इसमें जुड़ रहा है? विदर्भ निर्माण महामंच हो, जिग्नेश मेवानी हो, छोटू भाई वसावा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हो, बैकवर्ड क्लासेस के बोर्ड के मेंबर हो, काफ़ी लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। विदर्भ निर्माण भी है। मैं विदर्भ का इसलिए पक्षधर हूँ कि जिनको मॉडर्न डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत समझता है, राजनीति का अर्थशास्त्र, तो उसमें छोटे राज्यों की एक अलग कंसेप्ट डेवलप हो चुकी है। फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटे स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने पिछले इन वर्षों में इस आंदोलन को इतना मजबूती से खड़े होते नहीं देखा है कि जो विदर्भ की मांग करता हो। आंदोलन छोड़िए, आंदोलन अपनी जगह है। तुम्हारा विकास नीति के बारे में दिमाग सही है गलत, इसको टेस्ट करिए। सीधा सवाल है, गडकरी, बीजेपी, फडणवीस, तुम छोटे राज्यों के पक्ष में हो या नहीं? छोड़िए विदर्भ की बात। मतलब ये सीधा सत्ता से सवाल है, सीधा है। तुम्हारा डेवलपमेंट का मॉडल क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हारा गांधीयन मॉडल है, तुम्हारा सोशलिज्म का मॉडल है, मेरा कोई अम्बेडकराइट मॉडल है। तो इसी तरह बीजेपी ने कहना चाहिए कि हम छोटे राज्यों के निर्माण के ऊपर विश्वास नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है। गढ़चिरौली वाला दूर दराज में जंगल में रहता है, बॉम्बे जाएगा 5 दिन लगेंगे आने जाने में, मरने दो उसको। हमारा नहीं है विश्वास छोटे राज्य के ऊपर। राजनीतिक मजबूरी है, तुम नहीं बता पाते, विश्वासघात किया लोगों से, नहीं बता सकते, तो कहो हमारी नई नीति, मामला खत्म। तो वो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर टकराहट है मौजूदा सरकार से? एक तो 4 साल का मोदी सरकार का नॉन परफॉर्मेंस, जैसे बैंकों का एनपी है ना, ये सरकार देश की एनपी है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को ढोना कोई समझदार आदमी की निशानी नहीं है। इसीलिए ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना देश का हित होगा, बाकी छोड़िए छोटे मोटे लोग। और अगर क्योंकि इन्होंने क्या तबाह नहीं किया, संविधान का ढांचा तबाह कर रहे हैं, प्रजातंत्र की ढांचा सिस्टम तबाह कर रहे हैं, गवर्नर के पदों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रपति दलित है बेचारा, लेकिन क्या लगता है इस देश को राष्ट्रपति है? दिखता है कहीं? और जब भी दिखता है तो किसी चीफ मिनिस्टर के पैर छूता हुआ नजर आता है। शर्म नहीं थी लगती इस देश के लोगों को कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पैर छूता है? इस तरह की कल्चर है।
ये संविधानिक पदों की गरिमा रखने का तौर तरीका है? न्यायालय के जजेस के रिक्रूटमेंट के बारे में क्या भगवाकरण करके जजेस की नियुक्ति करोगे और इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी का सत्यानाश करके देश चलाओगे? 4 जजों के खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी तुम कुछ बात सुन नहीं पाओगे। रिजर्व बैंक के 4 गवर्नर ने इस्तीफा दिया। पागल है क्या वो गवर्नर? रघुराम राजन क्या पागल है क्या? और जिनको इन्होंने लाया उसने भी तो उनके साथ डिसेंट किया। प्रधानमंत्री के साथ उसका इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं टिक पाता है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक एडवाइजर सलाह मशवरा किए बगैर ये प्रधानमंत्री अपनी ही घोषणा कर देता है। तबाह है इंस्टीट्यूशंस। इसलिए मैंने कहा सीबीआई में झगड़े कभी हुए थे इसके पहले? कितने लेवल पे डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर को अरेस्ट करने की वारंट निकालता है, डेप्यूटी डायरेक्टर अपने ही ऑफिस के ऊपर रेड करवाता है। ये सरकार, कोई भी सेंसिबल आदमी किसी भी दल का हो, अगर उसको थोड़ी बहुत देश के बेसिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी कुछ मान सम्मान गरिमा की बात है, तो वह हर कोई आदमी ऐसे सरकार को कहेगा कि भाई आपको तुरंत जाना चाहिए। चलिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर अगर बात करना चाहे, नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर, तो कैसा सोचते हैं कि क्या यहाँ पर होना चाहिए था? क्योंकि एक तो बड़ा हम देखते हैं कि इन 5 सालों में पूरे शहर में पिलर्स खड़े हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी समझ में क्या इसकी कितनी ज़रूरत यहाँ पर है? नागपुर वैसे जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकली उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, दीक्षा भूमि है, संघ भूमि है। और ऐसे में मोदी सरकार के बड़े मंत्री गडकरी और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री फडणवीस दोनों यहाँ के, और बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नागपुर का बहुत विकास हुआ। तो क्या नागपुर का विकास करने के लिए फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने क्या? तो इधर बन सकते थे, इधर कॉरपोरेशन में बड़े पदाधिकारी, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो। और गडकरी देश के हैं ना मंत्री, तो देश के बारे में क्या क्या ये बताइए। और नागपुर में आपने बड़े बड़े सीमेंट के कंक्रीट के पिलर खड़े किए। वैसे भी नागपुर तप्त इलाका है, ये उष्णकटिबंधातील प्रदेश है, ट्रॉपिकल लैंड है। ऐसे में सीमेंट के रास्ते से अगले साल यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होगा अगले साल पता चलेगा। और ऐसे पिलर खड़े करके मियान बाजू में ऐसा ही बंजर पड़ा है। नागपुर शहरों की 450 झोपड़ियाँ पानी के बिना तरस रही हैं। बाबा साहब का जन्म शताब्दी स्मारक 35 साल होने को है, 92 से 8 और ये 19, 24-25 साल हो गए, वैसा पड़ा है। कौन सा बेसिक काम किया है? कुछ लोग, आप अखबार पत्र पढ़े तो उसमें है, कुछ लोगों ने कहा है, नागपुर के शहर के लोगों ने, कि हमारे बस्ती में कोई राजनेता नहीं आना चाहिए किसी भी पार्टी का, ना चलने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए पानी है। तो ये विकास का कोई पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना है तो हम बताते हैं। क्या क्या मॉड्यूल आपके विकास का पैमाना है तो हम बताते हैं कि क्या किसानों की आत्महत्या बंद हुई, अगर विकास हुआ तो बंद हो। क्या आरक्षण मांगने वाले की संख्या कम हो गई, भाजपा राज में तो बढ़ रही है, तो क्या विकास हुआ? बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने लज्जा और शर्म के मारे देना बंद कर दिया। पार्लियामेंट के कहा कि इसके बाद आंकड़े नहीं देंगे। क्या ये विकास का पैमाना है? और सोशल लेवल पर गुजरात जैसे ऊना कांड और कई सारे माइनॉरिटी के हो, दलित के हो, आदिवासी के हो, कितने सारे कांड हैं। विकास के नाम पर जितना आपने विस्थापन किया है, क्या उनका पुनर्वासन हुआ? मैं विदर्भ की बात करता हूँ आंकड़ों के साथ। ये मेलघाट है, मेलघाट में 2500 आदिवासी परिवार व्याघ्र प्रकल्प के नाम पे विस्थापित हुए। आज तक उनका ढंग से रिहेबिलिटेशन नहीं है। फेंक दिया है अकोला जिले में। गोसीकुर्द डैम के 150 गाँव
अभी भी रिहैबिलिटेशन के लिए तरस रहे। 84 में हुआ था विस्थापन, वो 16 साल, ये 19 साल, पीढ़ी गई। ये विकास है क्या? अभी तक किसान के मूल्य का, उत्पादन का मूल्य आप नहीं चुका सकते, और प्रधानमंत्री कहते हैं हम दोगुना कर देंगे भविष्य में। ये प्रधानमंत्री, उसके बजट बनाने वाले शायद भूलते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ 5 साल के लिए होती है, उनको लगता है 50 साल के लिए होती है। और इसी भ्रम में अमित शाह एक बार बोला था कि हम 50 साल तक राज करेंगे। अंग्रेजों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते क्या? बीआरएसपी कैसी भूमिका बनाती है इस पर? बीआरएसपी तो हम नई पार्टी है और एक विचारधारा की है। विचारधारा उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी मर्यादा भी है, और इसलिए पहले चुनाव में हम कोई बड़े बड़े दावे नहीं करते, हम जमीन पे खड़े रह के अपनी असलियत को पहचानते। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में मैं एजेंडा सेट कर रहा हूँ, और वो एजेंडा ये है कि इसके आगे कोई भी अम्बेडकराइट पार्टी हो, फुले शाह अम्बेडकर के लोग हो, इन्होंने कांग्रेस बीजेपी ऐसे बड़े दलों के पीछे घसीट कर जाना या बंद कर देना चाहिए। और जो भी जाता है या लेके जाता है उसको फुले शाह अम्बेडकराइट लोगों ने अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करना चाहिए, उसको जूते से मार देना चाहिए। शायद मेरे मुंह से जूता नाम का शब्द प्रयोग सुन के बहुत से लोगों को हैरतगंज लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग कांग्रेस की वकालत करते हैं। तो उनको मेरा साफ कहना है कि इसके उसके घर बचाते बचाते तुम्हारा रिपब्लिकन का घर सब खत्म हो गया है, बीएसपी का घर उसी रास्ते पे है, और उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व क्या है? पॉलिटिकल कुछ अस्तित्व नहीं है, ये बड़ी वैक्यूम है। प्रकाश अंबेडकर से मैं बहुत मुद्दों से असहमत हूँ, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम अभी वो थोड़े उभर कर तो आए, दिया होगा सहारा किसी ने उनको। लेकिन इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट राजनीति डंके के चोट पर होनी चाहिए, और वो भी मनुवादी दलों के छाती पे बैठकर, दरवाजे पे भीख मांग कर नहीं। और ये एजेंडा मैं राजनीति में महाराष्ट्र में सेट कर रहा हूँ। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके निर्माण में एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर इस समय लगे हुए हैं। और जो चैलेंज है मौजूदा सरकार की नीतियों पर, उसको आक्षेप के रूप में बीआरएसपी ने इस समय अपने एजेंडे पर धर लिया है, और एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं, ऐसा एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर कह रहे हैं। ये बड़ा वैसे जल्दी वाला समय है, और एक ऐसा समय है कि जिस समय में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने उन मतदाताओं से भी बातचीत करनी है, उनसे भी मिलना है, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित भी करना है। और इस पूरे कार्य में एक थोड़ा सा, इस पूरे व्यस्ततम कार्यक्रम में एक थोड़ा सा वक्त निकाल कर डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। लोकसभा 2019 का ये विश्लेषण जारी है।